सोचिए, यूरोप में बनी एक पॉलिसी कैसे पूरी दुनिया में संसाधनों के लिए एक नई दौड़ शुरू कर सकती है। यही कहानी है ग्रीन स्क्वीज की। इसमें एक कार्बन टैक्स है, एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है और उन खनिजों की तलाश है जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए इंकी नाम के एक ऑक्टोपस की कहानी से शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड के एक एक्वेरियम में इंकी ने एक बहुत छोटे से गैप से निकलकर फर्श पर रेंगते हुए 164 फुट लंबे ड्रेन पाइप के जरिए अंधेरे में गायब होकर समुद्र में अपनी आज़ादी हासिल कर ली। ये सिर्फ भागने की एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुश्किल जाल से बड़ी ही होशियारी से निकलने की कहानी है। इनकी का जाल तो खैर एक असली जाल था, लेकिन आज दुनिया भर की इंडस्ट्रीज एक अलग ही तरह के आर्थिक जाल का सामना कर रही हैं, और वो है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या जिसे CBAM कहते हैं। ये उन देशों के लिए एक तरह की कार्बन दीवार है जो यूरोप में अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। अक्टूबर 2030 से रिपोर्टिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन असली खेल तो शुरू होगा 1 जनवरी 2026 को, जब कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पर असल में पैसा लगना शुरू हो जाएगा। और वक्त वो तो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तो सारी मुश्किल की जड़ वो यहीं से शुरू होती है। भारत में 1 टन स्टील बनाने में औसतन 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और यही आंकड़ा CBAM के तहत भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती की वजह बनता है। अब जो ये उत्सर्जन हो रहा है, इसकी कीमत क्या है? तो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में 1 टन CO2 की कीमत लगभग 80 यूरो है, और यही वो कीमत है जिसके आधार पर CBAM टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और जब हम इन दोनों आंकड़ों को यूं समझिए कि एक साथ रखते हैं, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। भारतीय स्टील के हर टन पर जो यूरोप एक्सपोर्ट किया जाएगा, उस पर लगभग 7,500 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सीधे सीधे प्रॉफिट पर असर डालेगी। और मजे की बात यह है कि इसका असर वो तो अभी से दिखने लगा है। टैक्स लागू होने से पहले ही यूरोपियन यूनियन को होने वाले भारतीय स्टील एक्सपोर्ट में साल दर साल 31.4% की गिरावट आ चुकी है। मतलब नियमों की जटिलता और अनिश्चितता बाजार को पहले से ही प्रभावित कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि CBAM जैसी नीतियां आखिर अब आ ही क्यों रही हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड में छिपा है, और वो है दुनिया भर में रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ता झुकाव। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 2024 में दुनिया ने रिकॉर्ड मात्रा में रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी जोड़ी, जो पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। ये दिखाता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस पैमाने पर और कितनी तेजी से हो रहा है। और देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रह गई है, अब ये सीधी सीधी इकोनॉमिक्स की बात है। 2024 में चीन ने फॉसिल फ्यूल पर होने वाले खर्च में लगभग $180 बिलियन बचाए, जबकि भारत ने भी करीब $15 बिलियन बचाए। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी अब आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ नई तरह की आर्थिक निर्भरताएं भी बन रही हैं। सोलर पैनल के वेफर्स से लेकर बैटरी सेल तक चीन आज ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन पर हावी है, और ये ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में एक नया जियोपॉलिटिकल एंगल जोड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी की ये जो तेजी है, ये हमें सीधे एक और नतीजे पर ले जाती है, और वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के लिए एक नई ग्लोबल रेस। तो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना बनता है, जब हम सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कारों की बात करते हैं, तो असल में हम किन चीजों की बात कर रहे होते हैं? ये बनती किस चीज से है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, उसके लिए चाहिए लिथियम और कोबाल्ट। सोलर पैनल के लिए चाहिए सिलिकॉन। पवन चक्कियों के लिए चाहिए नियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये एक नए दौर की शुरुआत है, जिसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक पूरी तरह से नए सेट की जरूरत है। तो मतलब सार ये है कि ये जो क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये मटेरियल्स और मिनरल्स का भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इन खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना आज एक नया जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है। तो इस नए जियोपॉलिटिकल अखाड़े में भारत जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी जगह कैसे बना रही है? इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही दूर की सोच रखने वाली एक स्ट्रेटेजिक पहल, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन या NCMM। ये एक बड़ी 34,300 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका सिर्फ एक मकसद है
ये सुनिश्चित करना कि भारत के पास अपने क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए ज़रूरी खनिजों की एक सुरक्षित सप्लाई हो। और ये मिशन ना एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। देश के अंदर ही खनिजों की खोज करना, जिन देशों के पास संसाधन हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और किसी भी आपात स्थिति के लिए एक नेशनल रिजर्व बनाना। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो खनिजों की रणनीति है, ये सीधे सीधे देश के बड़े क्लाइमेट और एनर्जी से जुड़े लक्ष्यों से जुड़ी हुई है, जैसे कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल करना। तो चलिए अब कहानी को वहीं ले आते हैं जहां से शुरू किया था, वापस इनकी द ऑक्टोपस के पास, ताकि ये समझ सकें कि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह की सोच चाहिए। इनकी की कहानी से सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? वो इसलिए नहीं भागा कि वो ताकतवर था, नहीं, वो इसलिए भागा क्योंकि उसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस थी। उसके हर हाथ ने आज़ादी से काम किया, लेकिन फिर भी वे सब एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे। मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए ठीक इसी तरह के कोऑर्डिनेटेड मल्टी सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत होती है। देखिए, जो पारंपरिक सोच है, जो सेंट्रलाइज्ड सोच है, वो बहुत धीमी है। पहले ऑडिट करो, फिर मंजूरी लो, फिर उसे लागू करो। इसमें 16 से 24 महीने लग जाते हैं, जो CBEM की डेडलाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसकी जगह एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस मॉडल चाहिए, जहां सब कुछ एक साथ हो, जैसे एक स्मार्ट फैक्ट्री जो रियल टाइम में अपने एमिशन को मॉनिटर, कैलकुलेट और ऑप्टिमाइज करती है। और ये जो समाधान है ना, ये 2 लेवल पर काम करता है। एक तरफ मैक्रो लेवल पर भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी एक बड़ी व्यापक स्ट्रैटेजी, और दूसरी तरफ माइक्रो लेवल पर फैक्ट्री के फ्लोर पर इनोवेशन, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रियल टाइम में एमिशन को ट्रैक और कम किया जाता है। इन दोनों को एक साथ काम करना ही होगा। तो आखिर में हम सब उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिसका सामना इंकी ने किया था। रास्ता खुला है, मौका है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इंडस्ट्री इजाजत का इंतजार करेगी या फिर इस नए जाल से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजेगी?